शुरू कर दी। नमस्कार बच्चों, मैं सुकिन कुमार सैनी प्रेरणा ऑनलाइन क्लासेज में केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम जो हमारी जो केमिस्ट्री है सीनियर केमिस्ट्री, उसमें जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है अध्याय है विलयन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन एक प्रकार का मिश्रण होता है। और मिश्रण के बारे में हमने पढ़ाया कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इनमें विलयन समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। समांगी मिश्रण का तात्पर्य हमारा यह है कि जो समांगी मिश्रण में मिश्रण के अवयव होते हैं वो एक दूसरे में समान रूप से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, और मिश्रण में उसका हर जगह संगठन क्या होता है, समान होता है। जबकि विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण है, मिट्टी और नमक का मिश्रण है। ठीक है, इनमें मिट्टी और नमक एक दूसरे में समान रूप से मिले हुए नहीं होते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। जबकि विलयन है वो समांगी मिश्रण होता है। इसमें जो विलयन के जो घटक होते हैं उनका विलयन में हर जगह जो कंपोजिशन होता है, जिसको हम संगठन कहते हैं, वो क्या होता है, समान होता है। तो ये तो हो गया कि विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। अब हमें विलयन की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे कि विलयन कि हम क्या परिभाषा दे जो सबसे अच्छी परिभाषा हो। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है, दोबारा हम ध्यान से दो या दो से अधिक पदार्थों का रासायनिक जो मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि जो विलयन के जो घटक होते हैं उनमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर रासायनिक क्रिया हो जाएगी तो वहां पर यौगिक बन जाएगा। तो हम परिभाषा दोबारा शुरुआत करें, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम विलयन कहते हैं। और विलयन का जो संगठन है वो एक निश्चित सीमा तक क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे जल है, जल में शर्करा घोल दें हम, इसी प्रकार जल में एल्कोहल, इसी प्रकार विलयन का एक और उदाहरण ले लें तो हम वायु ले सकते हैं। अब देखिए, जब हम जल में क्या घोलते हैं, शर्करा घोलते हैं, तो हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और इसमें कुछ मात्रा में जो हम शर्करा है, सुक्रोज है, जिसको हम कह सकते हैं, वो इसमें क्या कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं। अब जब शर्करा जल में घुल जाती है तो ये जो बना हुआ जो विलयन है, इसमें प्रत्येक जगह जो शर्करा है उसका संगठन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। इस कारण से जो बना हुआ जो विलयन है वो एक समांगी मिश्रण है। इसी प्रकार हम जल में एल्कोहल की बात करें, जैसे हम बात करें जो सामान्य शराब होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो 38% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है। इसका मीन्स ये है कि जल में जो एथेनॉल होता है वो समान रूप से घुला हुआ है, उसका संगठन है हम ज्ञात करेंगे तो हर जगह कितना मिलेगा, 38% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अर्थात इसका अर्थ ये होगा कि 100 ml अगर टोटल विलयन होगा हमारा द्रव्य विलयन, तो उसमें 38 ml तो क्या होगा, एथेनॉल होगा, C2H5OH, और बाकी का जो 62 ml होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। तो इसका भी संगठन निश्चित है और प्रत्येक जगह इसका संगठन क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, 38 ml एथेनॉल होगा और 62 ml क्या होगा, वाटर होगा, यानी जल होगा। ठीक, इसी प्रकार हम वायु को देखें
तो वायु है, तो वायु के बारे में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि वायु में जो विलायक होता है वो कौन होता है। तो वायु का जो विलायक नाइट्रोजन गैस को माना जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो वायु होती है, सामान्य वायु, उसमें 78% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 21% होता है। ठीक है। इसके अलावा आर्गन गैस होती है 0.9% और 0.03% होती है CO2 गैस। तो हम कहीं की भी जो सामान्य वायु हम लें नमूने के तौर पर, तो उसमें हमको ये ही कंपोनेंट मिलेंगे और इनका जो प्रोपोर्शन होगा, अनुपात होगा, या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगी 78%, ऑक्सीजन होगी 21%, आर्गन होगी 0.9% और CO2 होगी 0.03%। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जिसके घटक 2 या 2 से क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। और विलयन का संगठन एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। अब हम आगे के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो विलयन होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, उसमें जो घटक होते हैं उनको हम किस प्रकार से नाम देकर बुलाते हैं। तो जो हम सामान्य सबसे जो सरल विलयन होता है, जिसको हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, सबसे जो सामान्य विलयन है उसको हम क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन का अर्थ है कि उसमें कितने घटक उपस्थित होते हैं, कम से कम 2 घटक उपस्थित होते हैं। होने को त्रिअंगी विलयन के बारे में भी पढ़ेंगे हम, और जो चतुष्क विलयन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन। तो जो द्विअंगी विलयन होता है उसके 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है ना। विलेय को हम क्या कहते हैं, सोल्यूट, और विलायक को हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में। और जो दूसरा घटक होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम विलायक कहते हैं। तो दोबारा दो ध्यान, विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जो अधिक मात्रा में जो घटक उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब हम दूसरी तरीके से देखें कि विलेय को और विलायक को दूसरी तरह से हम कैसे डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। विलेय वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ में घुलता है। विलेय वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ में घुलता है, और विलायक वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने में घोलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जल में शर्करा घोल दें, जल में शर्करा या सुक्रोज, तो आप जानते ही हैं कि जल अधिक मात्रा में होगा और शर्करा क्या होगी, कम मात्रा में होगी। तो यहां पर शर्करा आपका क्या होगा, विलेय होगा। शर्करा आपका क्या होगा, विलेय पदार्थ होगा। और जो जल है जो अधिक मात्रा में होगा वो आपका क्या होगा, बताइए, ये आपका होगा विलायक, सोलवेंट होगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे वायु की बात करें, 2 घटकों के संदर्भ में बात करते हैं, तो वायु का विलायक माना जाएगा किसको, नाइट्रोजन गैस को। ठीक है। क्यों, क्योंकि वायु में ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है 78%। और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे क्या माना जाएगा, विलेय, अगर द्विअंगी विलयन के संदर्भ में बात करें। दूसरी बात आगे हम डिस्कस करेंगे कि विलयन है उसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है। फिजिकल स्टेट है वो कौन निर्धारित करता है, विलेय करता है कि विलायक करता है। तो इसका उत्तर यह है कि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक के द्वारा निर्धारित होती है। क्यों होती है, क्योंकि विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो आपको ये याद में रखना कि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक के द्वारा निर्धारित होगी। जैसे जल और शर्करा का जो परिणामी विलयन बनेगा वो द्रव विलयन होगा, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव होगी। ठीक है।
इसी प्रकार वायु है, इसकी भौतिक अवस्था होती है गैसीय, क्योंकि इसका जो मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन वो गैसीय होता है। यद्यपि होने को इसका जो विलेय पदार्थ है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं वो भी गैस है। तो विलयन की भौतिक अवस्था किसके द्वारा निर्धारित होती है? विलायक के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये हो गया द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में एक विलायक होता है और एक ही क्या होता है? विलेय होता है। बात करें हम त्रिअंगी विलयन की, त्रिअंगी विलयन, जो त्रिअंगी विलयन होता है उसमें 3 घटक होते हैं। अगर हम सामान्य रूप से विचार करें तो एक विलायक होगा और 2 विलेय पदार्थ होंगे। जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे जल है, इसमें हम शर्करा घोल दें और नमक घोल दें, ठीक है, तो जल हमारा यहां पर विलायक हो जाएगा और शर्करा और नमक हैं, ये 2 विलेय पदार्थ हो जाएंगे। तो 2 विलेय पदार्थ हैं और एक विलायक पदार्थ हैं, तो ये त्रिअंगी विलयन बन जाएगा। इसी प्रकार चतुष्क विलयन भी होते हैं। तो चतुष्क विलयन में हम सामान्य रूप से देखें तो एक विलायक पदार्थ होगा और 3 विलेय पदार्थ होंगे। लेकिन हमारा जो सीनियर की केमिस्ट्री है, हमारा जो मुख्य जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वो द्विअंगी विलयनों तक ही क्या रहेगा? सीमित रहेगा। तो हम मुख्य रूप से हम द्विअंगी विलयनों के बारे में ही क्या करेंगे? आगे चर्चा करेंगे। विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हमने पहले ही देखा है कि विलयन की भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करता है? विलायक करता है, जो अधिक मात्रा में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठोस अवस्था विलयन, द्रवावस्था विलयन, और गैस अवस्था विलयन। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ठोस अवस्था के जो विलयन हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में देखिए, जब कोई ठोस द्रव या गैस, जब कोई ठोस द्रव या गैस के जो कण हैं आणविक या परमाणविक आकार में किसी अन्य ठोस में, किसी अन्य ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होते हैं तो ठोस अवस्था विलयन का निर्माण होता है। दोबारा देखो, ठोस अवस्था विलयन का निर्माण कैसे होता है? जब कोई ठोस द्रव या गैस पदार्थ के कण आणविक या परमाणविक आकार के अनुसार किसी अन्य ठोस में क्या रहते हैं? परिक्षिप्त रहते हैं, तो ठोस अवस्था विलयन का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें, हम आगे चलकर काफी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन जैसे हम एक शॉर्ट एग्जाम्पल ले लें, जैसे कॉपर है उसको सोने में मिला दिया जाए, जिसके हम आभूषण भी बनाते हैं, तो वो ठोस अवस्था विलयन का उदाहरण है। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखें, जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसका पैलेडियम धातु की सतह पर जो अधिशोषण होता है और इसके फलस्वरूप जो विलयन बनता है वो ठोस अवस्था विलयन के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया ठोस अवस्था विलयन, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अब आता है द्रव अवस्था विलयन। तो द्रव अवस्था विलयन का निर्माण क्या होता है? तो हम इसको पढ़ने से पहले देखो ऊपर वाले को दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे ऊपर वाला ठोस अवस्था विलयन था, तो इसमें जो विलेय पदार्थ थे वो क्या क्या हो सकते थे? ठोस हो सकता था विलेय, द्रव विलेय हो सकता था और गैस। जबकि यहां पर विलायक क्या होगा?
ठोस होगा और ये ज्यादा मात्रा में होगा तो ये विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा और परिणामी विलयन क्या होगा, ठोस होगा। इसी तरह देखो अब हम द्रवावस्था विलयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले ये अनुमान तो अवश्य ही लगा लोगे कि इसमें जो विलायक होगा, जो अधिक मात्रा वाला जो पदार्थ होगा वो द्रव होगा, ठीक है। और जो विलेय पदार्थ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो विलेय पदार्थ आपके हो सकते हैं ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो हम इसको एक सिस्टेमेटिक तरीके से बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि जब कोई ठोस, द्रव या गैस किसी अन्य द्रव्य में मिले हुए होते हैं समांग रूप से, तो जो परिणामी विलयन बनता है वो द्रव अवस्था का विलयन बनता है, क्योंकि यहाँ पर विलायक पदार्थ क्या है, द्रव है। तो दोबारा देखें हम, जब कोई ठोस, द्रव्य या गैस किसी अन्य द्रव्य में मिले हुए होते हैं तो द्रव अवस्था विलयन का निर्माण होता है। तो इसका जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे जल में घुली हुई शर्करा, जल में घुली हुई शर्करा, ऐसे ही जल में घुला हुआ एथेनॉल, ऐसे ही जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। तो ये जो भी विलयन बनेंगे उनकी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव अवस्था होगी, ठीक है। तो ये द्रव अवस्था विलयन हो गया। अब बात करेंगे हम गैस अवस्था विलयन की। तो गैस अवस्था विलयन में आप अनुमान लगा लोगे कि जो विलायक होगा वो हमारा क्या होगा, गैस होगा, और ये अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, पदार्थ अधिक मात्रा में ये क्या होगा, उपस्थित होगा। और विलेय पदार्थ क्या क्या होंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस विलेय पदार्थ हो सकते हैं और गैस हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और ये अधिक मात्रा में होगा तो ये विलयन की भौतिक अवस्था को क्या करेगा, निर्धारित करेगा, और परिणामी विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है और इससे जो विलयन बनता है उसकी भौतिक अवस्था गैस होगी। ऐसे ही जो वायु है, ठीक है, और वायु की भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें विलायक जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। और कौन सी गैस मुख्य मात्रा में होती है, नाइट्रोजन होती है 78%। इसलिए परिणामी विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस होगी। अब द्रव अवस्था के विलयन और गैस अवस्था के विलयन के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे द्रव अवस्था के विलयन में अगर विलायक जल होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। अगर द्रव अवस्था का जो विलयन होता है उसमें विलायक के रूप में जल का उपयोग होता है तो जो परिणामी विलयन बनता है वो क्या होता है, जलीय विलयन होता है, ठीक है। इसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसी प्रकार गैस अवस्था विलयन के बारे में हम बात करें तो गैस अवस्था का जो विलयन होता है वो पूर्णतः समांगी होता है, ठीक है ना। और जो विलयन होते हैं जैसे ठोस अवस्था का विलयन और द्रवावस्था का जो विलयन होता है वो पूर्णतः होमोजीनियस समांगी नहीं होते हैं, लेकिन गैस अवस्था का जो विलयन होता है वो पूर्णतः समांगी होता है, होमोजीनियस होता है। क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्योंकि एक गैस दूसरी गैस में किसी भी अनुपात में पूर्णतः मिश्रणीय होती है। दोबारा ध्यान दो, क्योंकि एक गैस किसी दूसरी गैस में पूर्णतः मिश्रणीय होती है, इसीलिए गैस अवस्था के विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः समांगी होते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्था विलयन, द्रव अवस्था विलयन और गैस अवस्था विलयन। थोड़ा रिपीट करें तो जब कोई ठोस, द्रव या गैस के कण आणविक या परमाणुविक आकार में किसी अन्य ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होते हैं तो ठोस अवस्था विलयन का निर्माण होता है। इसी प्रकार द्रव अवस्था के विलयन में जब कोई ठोस, द्रव या गैस किसी अन्य द्रव्य में मिले हुए होते हैं तो द्रव अवस्था विलयन का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी प्रकार गैस अवस्था के विलयन में जब कोई ठोस, द्रव या गैस किसी अन्य गैस में मिले हुए होते हैं
समांग रूप से हैं तो गैसियस स्टेट के सॉल्यूशन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। अब इनको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, तो अब बच्चों हमें विलयन के बारे में, जो अलग अलग प्रकार के भौतिक अवस्था के जो विलयन होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा वाइड में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसीय विलयन, यानी जिनकी भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस होगी। तो देखिए यहां पर विलायक क्या होगा, हमारा तीनों कंडीशन में क्या होगा, गैस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा परिणामी विलयन क्या बन रहा है, गैसीय बन रहा है। तो यहां पर विलायक तो तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, गैस होगा। जबकि विलय तीन अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि ठोस किस में मिला हुआ है, गैस में मिला हुआ है, ठीक है ना। फिर बात करेंगे हम द्रव्य किस में मिला हुआ है, गैस में मिला हुआ है। फिर गैस किस में मिली हुई है, गैस में मिली हुई है। तो चलिए पहले हम बात करें गैस का, गैस में जो मिश्रण होता है उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑक्सीजन एवं N2 का मिश्रण, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो यहां पर विलय क्या होगा भाई, गैस होगा। तो यहां पर विलय जो कम मात्रा में होगा वो क्या हो जाएगी, हमारी ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, ठीक है। और विलायक यहां पर गैस ही होगा, विलय भी गैस होगा और विलायक भी गैस होगा। अब ऑक्सीजन तो हमारी क्या थी, कम मात्रा में थी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा विलय हो गया। अब जो N2 है वो अधिक मात्रा में है और वो गैस भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और ये जो परिणामी विलयन बनेगा, ठीक है, इसको हम किस रूप से जानेंगे और इसको क्या नाम देंगे, गैसीय विलयन देंगे, क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, गैसीय। ऐसे ही वायु की बात करें, एयर की बात करें, तो एयर के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वायु का विलायक कौन सी गैस को माना जाता है। वायु का विलायक माना जाता है नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि वह अधिक मात्रा में उपस्थित होती है 78%। इसके अलावा जो अन्य गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन है जो कि 21% होती है, ठीक है ना, आर्गन होती है 0.9% होती है और CO2 होती है 0.03%। इनको क्या माना जाएगा, विलय माना जाएगा। तो ये जो यहाँ पर है विलायक भी गैस है और विलय भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, गैसीय विलयन बन जाएगा और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे O2 एवं N2 का मिश्रण और वायु। अब हम बात करेंगे कि द्रव्य किस में मिला हुआ है, गैस में मिला हुआ है। ध्यान दो, विलय हमारा कौन सी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, और विलायक हमारा कौन सी अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म एवं नाइट्रोजन गैस का विलयन, क्लोरोफॉर्म एवं नाइट्रोजन गैस का विलयन। तो आप जानते हो बच्चों, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वो एक द्रव होता है और नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, गैस होती है। तो क्लोरोफॉर्म द्रव को नाइट्रोजन गैस में हम मिला दें और यहां पर नाइट्रोजन गैस क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी, तो विलय का आपका नाइट्रोजन गैस हो गया और विलय आपका जो क्लोरोफॉर्म है द्रव अवस्था में वो आपका क्या हो गया, विलय हो गया। तो ये जो परिणामी विलयन होगा बच्चों, आप बताओ क्या इसकी भौतिक अवस्था कौन सी होगी, गैस होगी, ठोस होगी या द्रव होगी, गैस होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर विलायक नाइट्रोजन गैस है और इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल ले लें,
जैसे द्रवों का वाष्पीकरण, द्रवों का वाष्पीकरण और वायु में उपस्थित जलवाष्प, और द्रवों, जैसे आप जानते हो कि किसी भी द्रवों को हम उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो एयर होती है उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो एयर में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का कौन सी अवस्था का विलयन बनेगा, गैसीय अवस्था का विलयन बनेगा। इसी प्रकार जो वायु होती है उसमें जो जलवाष्प उपस्थित होती है और उससे जो परिणामी विलयन बनता है वो भी कौन सी अवस्था का विलयन होता है, गैस अवस्था का विलयन होता है। इन दोनों एग्जाम्पल में गैस अधिक मात्रा में उपस्थित होगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, विलायक की तरह बिहेव करेगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम ठोस मिला हुआ होगा किसमें, गैस में, यानी यहां पर तीसरी स्थिति में वापस हमारा विलायक क्या होगा, गैस होगा। तो इसका क्या उदाहरण होगा, जैसे कपूर है, कपूर का उद्रवपातन, जो कपूर का सब्लिमेशन होता है वो एक किसका एग्जाम्पल है, गैसीय अवस्था विलयन का उदाहरण है। जैसे कपूर एक उद्रवपातित होने वाला पदार्थ है, ठीक है, तो इसको जैसे ही गर्म करते हैं इसकी वेपर जो फॉर्मेट होती है वो एयर में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है और कुछ समय पश्चात ये वापस अपने पूर्व रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर विलायक तो गैस हो जाएगा और जो कपूर था ठोस पदार्थ वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ठोस पदार्थ की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर गैस ज्यादा मात्रा में उपस्थित है तो ये कौन सी अवस्था का विलयन बनेगा, ठोस अवस्था का विलयन बनेगा। इसके और एग्जाम्पल देखें, जैसे अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर कहते हैं, इसी प्रकार आयोडीन है, इसी प्रकार नेपथेलीन है। इनको भी अगर हम गर्म करें तो ये भी उद्रवपातित होकर किस में मिलेंगे, वायु में मिलेंगे। तो ये भी किस अवस्था का विलयन बन जाएगा, ठोस अवस्था का बनेगा या गैस अवस्था का बनेगा या द्रव अवस्था का, नहीं, गैस अवस्था का विलयन बनेगा, क्योंकि यहां पर जो विलायक है हमारा गैस होगा और वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा है, गैसीय विलयन पढ़ा है। गैसीय जो विलयन होता है उसमें विलायक होता है वो क्या होता है, गैस होता है, और विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और विलय तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल सहित यहां पर इसको एक्सप्लेन किया है। हाँ, तो अब बच्चों हम द्रव अवस्था के विलयन के बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो आप द्रव अवस्था का विलयन मैंने नाम लिया, नाम लेते ही आपको एक बात ध्यान में आएगी। वो बात क्या ध्यान में आएगी कि जो द्रव अवस्था के विलयन होंगे उनमें विलायक जो होगा वो द्रव होगा, ठीक है ना। विलायक क्या होगा, द्रव होगा। इसी कारण इन विलयनों को हम क्या कहकर पुकारेंगे, द्रव अवस्था के विलयन कह के पुकारेंगे। तो यहां पर देखिए विलायक तीनों ही अवस्थाओं में क्या होगा, लिक्विड होगा, द्रव द्रव द्रव। जबकि विलय क्या क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो चलिए हम इनके बारे में क्या करते हैं, विचार करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात आपको यह समझ लेनी है कि अगर विलायक के रूप में हम जल का उपयोग करेंगे तो जो विलयन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन कहेंगे। तो चलिए पहले हमें ठोस और द्रव के बारे में बात करेंगे। यहां पर विलायक द्रव होगा और विलय क्या होगा, ठोस होगा। जैसे जल में घुली हुई शर्करा, जल में घुला हुआ लवण। तो बात करते हैं हम, जैसे शर्करा की बात करें, जैसे सुक्रोस है। आप जानते हो कि सुक्रोस क्या होता है,
ठोस पदार्थ होता है। तो हम सुक्रोज या शर्करा को कुछ मात्रा में लेते हैं और उसको जल में घोल देते हैं। तो आपने ऐसा किया भी है और इसमें आपने क्या देखा है कि जल यहाँ पर अधिक मात्रा में है और शर्करा क्या है, कम मात्रा में है। तो ये जो बना हुआ विलयन होगा ये तो कहलाएगा द्रव्य विलयन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर जल है वो विलायक के रूप में है और अधिक मात्रा में है, जबकि शर्करा यहाँ पर क्या है, ठोस है। तो विलेय ठोस पदार्थ है और जो विलायक है वो आपका क्या है, जल है, जो कि एक द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, तो यहां पर जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा, आपका द्रवीय विलयन बनेगा। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल ले लें हमें, जैसे जल में हम क्या घोलते हैं, लवण घोलते हैं। जैसे नमक की बात करें, नमक NaCl, इसको कुछ मात्रा में लेकर जल में घोलते हैं। तो आप जानते हो कि जल अधिक मात्रा में उपस्थित है और जो नमक है जो कि ठोस पदार्थ है वो कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, इसलिए जो परिणामी विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जल अधिक मात्रा में उपस्थित है। अब हम बात करेंगे कि विलेय क्या होगा, द्रव्य पदार्थ होगा, और विलायक भी क्या होगा, द्रव्य पदार्थ होगा। यानी दोनों ही क्या होंगे, द्रवावस्था में होंगे। विलायक भी द्रवावस्था में और विलेय भी क्या होगा, द्रवावस्था में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जल में एथेनॉल, जल में एथेनॉल। इसी प्रकार जल में क्लोरोफॉर्म, जल में क्लोरोफॉर्म। तो जल में एथेनॉल के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दैनिक जीवन में है, एवरीडे लाइफ में, वो होती है शराब। तो जो शराब का जो कंपोजिशन होता है, वो संगठन होता है, वो सामान्यतः क्या होता है, 38% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो यहां पर देखिए जो एथेनॉल होता है वो भी द्रव्य होता है और एथेनॉल को जल में मिलाते हैं, और जल आप जानते ही हो, वेल नोन है, ये भी क्या होता है, द्रव्य होता है। लेकिन जल जो द्रव्य है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और एथेनॉल होता है कम मात्रा में। यद्यपि दोनों ही कौन सी अवस्था में है, दोनों की भौतिक अवस्था कौन सी है, द्रव्य है, लेकिन जल अधिक मात्रा में होता है और एथेनॉल होता है कम मात्रा में। तो जो परिणामी विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रवावस्था के विलयन की होगी। एथेनॉल 38 ml और ये होता है 62 ml, यानी इसका संगठन होता है 38% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये विलयन कौन सी अवस्था का विलयन बन गया, हमारा द्रवावस्था का विलयन बन गया। द्रवावस्था के इस विलयन में मैंने जो एग्जाम्पल दिया है यहां पर ध्यान रखिए, विलायक भी द्रव्य है और विलेय भी क्या है, द्रव्य है। लेकिन ध्यान दीजिए जल यहां पर जो विलायक है यह अधिक मात्रा में उपस्थित है। इसी प्रकार जल में क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। अगर हम क्लोरोफॉर्म को किस में मिक्स कर दें, जल में कर दें, और यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्लोरोफॉर्म है और ये जो जल है ये दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। लेकिन वो ही बात आ गई कि जल यहाँ पर क्या होता है, आधिक्य मात्रा में या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसलिए जो परिणामी विलयन बनेगा उसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव्य ही होगी। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट बच गया इसमें वो है कि विलायक तो हमारा कौन सा होगा, द्रव होगा, और हमारा विलेय क्या होगा, गैस होगी। तो इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई O2 गैस, ऐसे ही अमोनिया में जल, अमोनिया में जल, और तीसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हमें सोडा जल। तो आपको पता ही है कि जल है जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है। अगर ऑक्सीजन गैस जल में नहीं घुलती, ये मत ध्यान देना कि केवल ऑक्सीजन गैस ही घुली हुई होती है, और भी गैस जल में घुली हुई हो सकती है कम या अधिक मात्रा में, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल ऑक्सीजन गैस की। तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन गैस है
यहां पर जो विलयन बनेगा वो बनेगा द्रव अवस्था का। यहां पर जल होगा अधिक मात्रा में और ऑक्सीजन गैस होगी कम मात्रा में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अधिक मात्रा में होता है विलयन में, वो विलयन की भौतिक अवस्था को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो जल यहां पर अधिक मात्रा में, ठीक है, ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में। तो आपको पता है परिणामी जो विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव होगी, ठीक है। अब ये जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, इसी के कारण जल में जलीय जीवन है वो क्या रहता है, जीवित रहता है। यानी जलीय जंतु इसी जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग किस में करते हैं, श्वसन में करते हैं। इसी प्रकार जैसे अमोनिया में जल की बात करें तो अमोनिया में जल है, इसका अर्थ क्या है कि अमोनिया गैस किस में घुली हुई है, जल में घुली हुई है। तो ये भी आपको पता होगा कि जो अमोनिया गैस जल में घुली हुई होगी तो अमोनिया गैस की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जल यहां पर क्या होगा, विलायक होगा। तो यहां पर भी जो विलयन बनेगा अमोनिया में जल का, उसकी अवस्था कौन सी होगी, द्रव अवस्था होगी। और इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है सोडा जल। सोडा जल का मतलब जो हमें ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनको गर्मियों में पीते हैं तो उनमें जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो उनमें से एक गैस निकलती है। वो गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है। और बाकी का जो होता है वो विलायक होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों की जो सामान्य अवस्थाओं में यानी ताप और दाब की जो सामान्य अवस्थाएं होती है उनमें CO2 गैस जल में क्या होती है, कम विलेय होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, CO2 गैस का दाब बढ़ा देते हैं जिससे गैस की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और फिर ढक्कन लगा देते हैं। और जब भी इनको पीना होता है तो हम ढक्कन खोलते हैं तो जैसे ही दाब बढ़ता है तो CO2 की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो सोडा जल है, इसमें यहां पर हमारी जो विलेय पदार्थ होगा वो क्या होगी, CO2 गैस होगी और जो आपका विलायक होगा वो आपका क्या होगा, जल होगा, ठीक है ना। या जो भी मीठा जल होगा वो विलायक की तरह बिहेव करेगा और वो द्रव अवस्था में होगा, इसलिए जो परिणामी विलयन बनेगा वो कौन सी अवस्था का बनेगा, द्रव अवस्था का बनेगा। बच्चों अब हम ठोस अवस्था के विलयन के बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे ही बोला कि ठोस अवस्था विलयन, तो आप अनुमान लगाओगे कि यहाँ पर जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा और वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। इसीलिए ये परिणामी विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा और परिणामी विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस होगी। जबकि विलेय क्या क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जबकि विलायक तीनों ही अवस्थाओं में हमारा क्या होगा, ठोस होगा। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल लेंगे कि विलेय ठोस पदार्थ है और विलायक भी क्या है, ठोस पदार्थ है। तो इसका एग्जाम्पल होगा कॉपर व AU का मिश्रण। इसी प्रकार कॉपर व जिंक का मिश्रण। इसी प्रकार जो जर्मन सिल्वर होता है, कॉपर, जिंक व निकेल का मिश्रण। तो देखिए बच्चों, आप जानते हो कि जो कॉपर होता है, ठीक है ना, वो क्या होती है, ठोस धातु होती है। कॉपर क्या होती है, ठोस धातु। ऐसे ही जो AU होता है जिसको हम सोना कहते हैं, ये भी क्या होती है, ठोस धातु होती है। तो आप बच्चों जानते हो कि सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। तो सोने, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट होता है उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसके क्यों, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। तो यहां पर सोना क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है और कॉपर होता है वो कम मात्रा में होता है। जैसे 22 कैरेट जो सोने का आभूषण होता है उसमें 22
भाग तो क्या होता है, सोने का होता है, और बाकी का जो 2 भाग होता है वो अशुद्धि के रूप में कॉपर का मिलाया जाता है। तो दोनों ही क्या है, ठोस अवस्था में है। सोना भी ठोस अवस्था में है और कॉपर है वो भी कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अब इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो कौन से प्रकार का विलयन कहलाएगा, ठोस अवस्था विलयन कहलाएगा। इसकी भौतिक अवस्था कौन सी होगी, ठोस होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर विलायक कौन कार्य करेगा, सोना कार्य करेगा, और इसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, और ये अधिक मात्रा में भी उपस्थित है। इसी प्रकार हम पीतल की बात करें, जो कि सामान्यतः कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। किसका होता है, कॉपर और जिंक का। तो यहां पर जिंक होता है 70% और कॉपर को सामान्य रूप से हम 30% मिलाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोनों ही ठोस हैं। जिंक है वो भी ठोस है और कॉपर है वो भी क्या है, ठोस है। तो इनका जो परिणामी विलयन बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, ठोस अवस्था विलयन बनेगा। इसी प्रकार हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन जो सिल्वर होता है उसके 3 घटक होते हैं, कॉपर, जिंक और निकेल, और ये तीनों ही कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। इसलिए जो विलयन परिणामी बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठोस अवस्था विलयन बनेगा। ठीक है, तो ये हमने ठोस अवस्था विलयन के बारे में बात की। इस प्रकार के ठोस अवस्था विलयन के बारे में हमने जो चर्चा की है, इसमें विलायक ठोस है और विलेय भी क्या है, ठोस है। लेकिन हम जो अब अगला प्रकार ठोस अवस्था विलयन का पढ़ने जा रहे हैं, उसमें विलायक क्या होगा, ठोस होगा, लेकिन विलेय क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। पारे का सोडियम के साथ अमलगम, इसी प्रकार पारे का जिंक के साथ अमलगम, इसी प्रकार पारे का कॉपर के साथ अमलगम। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया था कि विलयन हमारा ठोस अवस्था का होगा, विलायक ठोस होगा, लेकिन विलेय क्या होगा, द्रव होगा। तो हम पारे के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जानते हो बच्चों कि जो पारा होता है वो एक द्रव धातु होती है। क्या होती है, द्रव धातु होती है। और जैसे सोडियम की बात करें तो ये ठोस होती है। तो पारे या पारा धातु को सोडियम के साथ मिला दें तो जो मिश्रण बनेगा उसको हम अमलगम कहते हैं, और इसकी भौतिक अवस्था कौन सी होगी, ठोस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पारा क्या होगा, कम मात्रा में, और जो अन्य धातु होती है वो क्या होती है, जैसे सोडियम होती है वो क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। तो जो परिणामी विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था ठोस होगी, और यहाँ पर विलेय जो होता है, जो पारा हम जिसकी बात करेंगे वो द्रवावस्था में होगा, और ये सोडियम जो धातु होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, और ये अधिक मात्रा में भी उपस्थित होती है। इसलिए ये विलयन की भौतिक अवस्था को क्या करती है, निर्धारित करती है। ऐसे ही पारे का जिंक के साथ अमलगम के बारे में हम विचार करें तो वापस वही स्थिति आ जाएगी। पारा क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा, और जिंक ठोस अवस्था में होगा, और जिंक यहाँ पर अधिक मात्रा में भी उपस्थित होगा। इसलिए जो परिणामी विलयन बनेगा वो कौन सा होगा भैया, ठोस अवस्था विलयन होगा। इसी प्रकार पारे का किसके साथ अमलगम, कॉपर के साथ या Cu के साथ जो अमलगम बनेगा वो भी कौन से प्रकार के विलयन का उदाहरण होगा, ठोस अवस्था विलयन का उदाहरण होगा। अब तीसरा बच गया हमारा, यहां पर विलायक क्या हो गया, ठोस होगा, और विलेय क्या होगा, गैस होगा। ध्यान दीजिए, विलायक ठोस है और विलेय क्या है, गैस है। तो इसकी हम बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु की सतह पर अधिशोषण, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो हाइड्रोजन गैस होती है और पैलेडियम धातु होती है। तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु की सतह पर अधिशोषण होता है। तो इससे जो विलयन बनेगा वो भी ठोस अवस्था विलयन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कम मात्रा में, और पैलेडियम धातु है वो क्या होगी, उसकी सतह मान लें, यहाँ पर सतह ज्यादा काम आती है अधिशोषण में,
वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, आगे हमारा इसका अलग से एक चैप्टर है। किसी भी स्पीशीज जो कि गैस होती है या द्रव होती है, उसका किसी अन्य पदार्थ की सतह पर भौतिक बलों या रासायनिक बलों के द्वारा एकत्रित या सांद्रित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। यहां पर एक बात ये भी ध्यान में रखना कि ये बच्चों पूरी तरह से थोड़ा समांगी विलयन नहीं होता है, ये थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पैलेडियम धातु की सतह पर क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। तो ये एक तरह से देखें तो एकदम से ये प्योर रूप से समांगी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है। प्योर रूप से समांगी मिश्रण केवल क्या होता है, गैसीय विलयन होते हैं जिनमें गैस ही गैस में क्या होती है, मिक्स होती है।